जानते हो मेरा ये चैनल है एंड आज है पहली क्लास हमारी साइकोलॉजी के क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की। और जो मैंने आपसे वादा किया था कि यार हमारा पढ़ने का तरीका अलग होगा क्योंकि हम चाहते हैं मार्क्स बटोरना, समझ हम लेते हैं, मार्क्स कैसे लाना है उस बेसिस से हम पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था पिरामिड, बताया था इंपॉर्टेंस पिरामिड कि कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिनमें मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, कौन से थोड़े कम और कौन से में से आते ही नहीं है क्वेश्चन। वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाओगे मेरे चैनल पे मिल जाएगी या यहाँ पे दिख जाएगी आई आइकन में। नाउ अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जिससे हम पहले करें शुरुआत लेक्चर्स की। एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, हम पढ़ेंगे कैसे। आपको पढ़ते हुए अपने पास रखनी होगी अब की एनसीईआरटी। यार एनसीईआरटी आपको अपने सामने रखनी होगी। दूसरी तरफ आपको रखने पड़ेगी आपको एक नोटबुक। ठीक है जी, आपको नोटबुक क्यों रखनी है? आपको थोड़े थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाने। देखो अगर आप सिर्फ देख रहे हो वीडियो कोई फायदा नहीं है, आपको थोड़े थोड़े नोट्स बनाने हैं, एनसीईआरटी देखनी है, जो मैं लाइन बोल रहा हूँ उन्हें मार्क करना है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स मार्क करने हैं। ठीक है जी, अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि हमारी जो सबसे बड़ी गलती हो जाती है साइकोलॉजी पढ़ने की, एक चीज समझो कि जो हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं ना वो हम साइकियाट्रिस्ट बनने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं भाई। एक चीज़ देखो कि ये जो आपका डीयू के अंदर जो भी होता है, बीए साइको ऑनर्स होती है भाई साहब, उसको कोई भी बंदा विदाउट नॉन साइकोलॉजी वाला भी पढ़ सकता है जिसके पास साइकोलॉजी नहीं थी। तो एक चीज़ समझो कि क्लास 11 12th की साइकोलॉजी जो है वो कहीं पे भी मैंडेटरी नहीं है। और अगर कोई चीज़ मैंडेटरी नहीं है ना तो आपको उसको पल्ले पढ़ने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। आपको मेन है की टर्म्स। और पॉइंट यही है कि बच्चे मेन चीज़ जो खा जाते हैं वो है की वर्ड्स। साइकोलॉजी एकदम हिस्ट्री की तरह पढ़नी है आपको, एसएसटी की तरह। एसएसटी में क्या होता है और साइंस दोनों का कॉम्बिनेशन है। आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स उठाओगे, ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिनको आप लिखोगे आपके क्वेश्चन के आंसर में तो सीधा सीधा नंबर मिलेंगे। बिना किसी देर के चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपनी निकाल लो, आपकी एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, नहीं है तो वीडियो पॉज करके जल्दी से ले आओ। ठीक है जी, पेज नंबर 2 से शुरू करते हैं हम। ठीक है जी, पेज नंबर 2। और जो सबसे बड़ी चीज आती है आपका पहला टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। तो भाई पहली बात तो दिस इज अ स्टेटमेंट जिसका नाम ही अपने आप में जस्टिफाइंग है। इंडिविजुअल यानी एक अकेले का, एक सिंगल पर्सन के डिफरेंसेस बोले तो भेदभाव भाई, भेदभाव। आप किसी से अलग क्यों हो ये आपका इंडिविजुअल डिफरेंस है। मेरी दाढ़ी है, किसी की दाढ़ी नहीं है, ये हमारे बीच का डिफरेंस है। मैं कैसे बोलता हूँ ये मेरा डिफरेंस है। तो ये सब क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। परंतु अगर आप ये पेपर में लिख दोगे भेदभाव तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर किस बात में मिलेंगे? जो आपका ब्लैक लिखा हुआ है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पेज नंबर 2 पे आपके राइट हैंड साइड पे, उसकी नीचे वाली लाइन में 3 शब्द आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है पहला इंडिविजुअल डिफरेंसेस रेफर टू ये डिस्टिंक्टिवनेस यानी कुछ अनोखा होना, डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशन तो आप सभी समझते हो। वेरिएशन का क्या मतलब होता है? अलग अलग होना। वे डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशन अमंग द पीपल के किस में? कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या जी? आपके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं भाई? अगर ये इसमें आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस में बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर सकते हो, कोई मोटा है, कोई पतला है, ये सब भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। एंड अब हम मेंटली की बात करेंगे एंड बिहेवियर पैटर्न्स। तो देखो यार, आप क्लास में समझ लेते हो, खुश हो जाते हो कि अच्छा ये मतलब है, लेकिन पेपर में क्या लिखना है? अगर आपका क्वेश्चन आ गया व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, 4 शब्द, 1 2 3 4। क्या? डिस्टिंक्टिवनेस, वेरिएशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर पैटर्न। क्या ये डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशन होती है लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर पैटर्न्स में। इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आपका एक पूरा 2 मार्कर क्वेश्चन या कहो 1 मार्कर क्वेश्चन एकदम सही हो गया। ऐसे आपको पढ़ना है, ये 4 शब्द याद रखने हैं। आपको पूरी लाइन रटने की क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आपको एक चीज समझ आ गई, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं भाई? लोगों के बीच की अलग अलग बातें होती है, कॉमन सेंस है यार। ठीक है, मैं किसी से अलग हूं, मेरा बोलने, मेरा बिहेवियर अलग है, मैं अभी जैसे बात कर रहा हूं, किसी से अलग हो, कोई रूड है ज्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिविजुअल डिफरेंस बहुत बेसिक चीज है। आगे का जो आता है इसके जस्ट नीचे आप देखोगे पेज नंबर 2 पे आपको दिखता है बहुत ही इंपॉर्टेंट काला शब्द जिसका नाम है सिचुएशनिज्म भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको देखा था पिरामिड के अंदर, इसे मैंने बेस पे रखा था। सिचुएशनिज्म पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर? 2 लाइन है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो जो ब्लैक सिचुएशनिज्म लिखा है उसके जस्ट बाद में है
which states that situations and circumstances, very very important, क्या कहता है कि situations और आपके circumstances क्या करते हैं, आपके बिहेवियर पैटर्न को गाइड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस वंस बिहेवियर। सिंपल सी बात है, बात बड़ी कॉमन है भाई, बात बड़ी कॉमन है। क्या बात है, सिचुएशनिज्म एक ऐसा इन्होंने निकाल लिया साइकोलॉजी के अंदर कि हाँ भाई, अगर मैं मान लो गुस्सा हूँ तो मैं गुस्सा इसलिए हूँ क्योंकि मेरे आसपास कोई सिचुएशन होगी भाई, क्या पता मेरे किसी ने पैसे चुरा लिए हो, क्या पता किसी ने धोखा दे दिया हो मेरे को, तो मैं इसलिए रो रहा हूँ। तो ये सब क्या है, ये सब सिचुएशनिज्म ये कहता है कि मेरा जो बिहेवियर पैटर्न है वो मेरी सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करेगा, जो कि हम लोग बहुत कहते हैं यार, हम कहते हैं ये सिचुएशन की डिमांड थी ये, तो ये क्या है, हमारे दिमाग में सिचुएशनिज्म चल रहा होता है। आप सोचो कि भाई मैंने ऐसा एक्ट इसलिए किया क्योंकि जरूरत पड़ गई थी, खैर वो बात अलग है, हम आगे भी करेंगे, लेकिन आप उसे एज अ क्रूड एग्जांपल सोच सकते हो सिचुएशनिज्म का, जैसा बाहर है वैसा अंदर। एक और लाइन है इस पैराग्राफ की जो बेहद इंपॉर्टेंट है, और वो है इस पैराग्राफ की आखिरी लाइन, द सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव। जो सिचुएशनिज्म का सोचता है उसको कहते हैं सिचुएशनिस्ट। उसका जो पर्सपेक्टिव है, व्यूज, ये देखो, ह्यूमन बिहेवियर को, अब आप एक चीज देखिए, हमने आज तक बिहेवियर की जो भी बात करी है उसमें हमने बात करी कि ह्यूमन बिहेवियर हमारा इंसान के अंदर की चीज है यार, इंट्रिंसिक फैक्टर है, हमारी माइंड की बहुत सारी बात करी थी। व्यूज ह्यूमन बिहेवियर रिलेटिवली मोर एज अ रिजल्ट ऑफ सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस और एक्सटर्नल फैक्टर्स। बताओ, इन्होंने तो बात ही ये कह दी कि भाई जो तुम वैसे बिहेव कर रहे हो वो ऐसा नहीं है क्योंकि तुम जो हो वो हो, ना ना ना, वो कह रहे हैं क्योंकि तुम्हारे बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे थे, इस वजह से तुम्हारा ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है, जो कि कई जगह पे सही भी हो सकता है, लेकिन कोई भी पूरी बेसिक थ्योरी नहीं है कि सिचुएशन इज परफेक्ट है। क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन आता है, मेरे को याद है ये आखिरी लाइन में से आया था, फिल इन द ब्लैंक्स, कि डैश व्यूज ह्यूमन बिहेवियर रिलेटिवली मोर एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, और इसमें आपको लिखना था सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव या फिर सिचुएशनिज्म, और आपको 1 मार्क उसमें मिलना था। ये आपको ऐसे करना है क्वेश्चन। सिचुएशनिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आपको आएगा यार क्या मतलब है सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव का। सिंपल सी बात ये है कि एक आम आदमी जैसे बिहेव कर रहा है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से बिहेव कर रहा है, राइट। इसको हमने कहा सिचुएशनिस्ट बिहेवियर, ऑलराइट। आखिर की चीज हम असेसमेंट की बात करेंगे, ठीक है जी। अब ये आप आ गए हो पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 पे अब हम बात करेंगे असेसमेंट की। अब क्या है भाई, आप बनने वाले हो साइकोलॉजिस्ट, असेसमेंट की स्पेलिंग अवश्य देख ले भाई, 2 बार डबल एस आता है, थोड़ी सी वियर्ड है। असेसमेंट, आप बनने वाले साइकोलॉजिस्ट, आपको करना है किसी को असेस। कैसे करोगे, असेस का मतलब क्या है, पहली बात आपको समझना पड़ेगा असेस का मतलब क्या है। एक चीज समझो, हम अपनी डेली जिंदगी में लोगों को बहुत असेस करते हैं और हम उसे कॉमन भाषा में कहते हैं जज करना। अरे मैंने किसी को देखा यार, मैंने देखा गोलू को, ठीक है, ये अपना मोटा सा गोलू है, ठीक है जी। अब हम कोई बॉडी शेमिंग की बात नहीं कर रहे, परंतु मान लो ये है, मैंने गोलू को देखा तो मैंने कहा क्या यार गोलू तो और बहुत हंसमुख, क्या खेलता दिलता, मैं कहूँगा यार गोलू की क्या जिंदगी है यार, क्या ऐश में जी रहा है ये, और ये देखो पूरी जिंदगी खुश रहता है, लगता है ये बहुत खुश होगा। तो ये मैंने क्या किया कि मैंने गोलू का बिहेवियर जो है उसको असेस कर दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने गोलू के बिहेवियर को असेस किया है। दूसरी बात मैंने कही कि भाई टीचर आई, टीचर ने टेस्ट लिया, उसने कहा कि गोलू के 100 में से 98 आए हैं, उल्टा लिख दिया, वाह 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 वाह, 98 आउट ऑफ 100, ठीक है जी। और 100 में से 98 आए हैं, तो हमने क्या जज कर लिया, टीचर ने क्या जज किया कि गोलू ब्रिलियंट चाइल्ड है भाई पढ़ाई में। तो असेस कर लिया गोलू को टीचर ने, किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ हिज एकेडमिक स्किल्स। गोलू गया पीटी के पीरियड में, वहां पे देखा भाई क्या भागता है, क्या वॉलीबॉल खेलता है। हमने कहा कि गोलू इज अ गुड एट एथलेटिक्स में गोलू बहुत अच्छा है, तो हमने उसको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी असेस कर लिया, हमने उसको जज कर लिया। बेसिकली हमने क्या किया कि पूरा गोलू के बारे में हमने व्याख्या कर दी कि गोलू ऐसा है, हमने ये जज कर लिया गोलू को, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज असेसमेंट। यार असेसमेंट और कुछ नहीं होता, आप किसी के बारे में एक फुल प्रूफ दे देते हो, आप प्रूफ दे देते हो कि हाँ भाई ये बंदा ऐसा है क्योंकि मैंने इसे देखा।
ठीक है जी। अब बाकी की बात हम करेंगे आगे कि क्या होता है आपके इनफॉर्मल और फॉर्मल असेसमेंट, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हम असेसमेंट की बात कर रहे थे और हम असेसमेंट में आ गए थे कि हमने गोलू को टीचर ने असेस कर लिया कि वो ब्रिलियंट है क्योंकि उसके 98 आए हैं 100 में से मार्क्स। टीचर ने, पीटी वाले टीचर ने कहा कि वो बहुत एथलेटिक है क्योंकि क्या वॉलीबॉल खेलता है, क्या भागता है। और हमने देखा कि भाई गोलू क्या मस्त बंदा है, एकदम हंसमुख रहता है। तो गोलू का हमने बिहेवियर असेस कर लिया, हमने बिहेवियर जज कर लिया। जज इज अ वेरी वियर्ड स्टेटमेंट क्योंकि हम साइकोलॉजी में जज नहीं कहते, हम उसे असेसमेंट कहते हैं। फिर से उठाओ अपनी साइकोलॉजी की एनसीईआरटी और यहाँ पे असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में जहाँ पे ब्लैक असेसमेंट लिखा है उधर आप देखोगे 2 लाइन छोड़ के असेसमेंट किसको रेफर करता है। असेसमेंट का मतलब ये है कि वी आर मेजरिंग, वी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर मेजरिंग अ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, वी आर मेजरिंग अ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर मेजरिंग, हम इसको मेजर कर रहे हैं। हमने देखा यार गोलू कितना अच्छा है, कितना एक्सट्रोवर्ट है, कितना इंट्रोवर्ट है। अगर गोलू सबसे मिलता जुलता है तो हम ऑब्वियसली कहेंगे गोलू इज एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन यार, है ना। अगर लेकिन गोलू कोने में डेस्क में बैठा रहता है, किसी से बात नहीं करता, तो हमने उसको असेस करा कि वो बंदा जो है वो इंट्रोवर्ट है। ये हमने साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट किया है, पहले बता देता हूँ, ठीक है। ऑफन यूजिंग मल्टीपल मेथड्स, हम बहुत सारे मेथड्स भी यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन। एक चीज समझो, एक चीज, एक अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी एट्रीब्यूट, कोई भी एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट क्या होता है, किसी पर्सन के अंदर का जो भी आप साइकोलॉजिकल ट्रेट कह लो, ठीक है जी, वो बंदे के अंदर एक चीज है। जैसे कि मैं एक एक्सट्रोवर्ट हूं तो ये मेरा एट्रीब्यूट है, मैं अगर बात करता हूं किसी अच्छे से तो ये मेरा एट्रीब्यूट है, ठीक है जी। तो कोई भी एट्रीब्यूट हम किसी इंसान के अंदर तब कहेंगे जब हम उसे साइंटिफिकली मेजर कर ले भाई, मेजर कर ले साइंटिफिकली। अरे भाई ये क्या बात हो गई, हम कैसे कह सकते हैं हमने साइंटिफिकली मेजर कर लिया। हम यहाँ पर रॉकेट साइंस तो पढ़ नहीं रहे, तो साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी बनी थी फिलॉसफी से। तो कैसे हमने कर लिया, ऐसे कर लिया क्योंकि भाई हमारा साइंटिफिक मेथड जो होता है साइकोलॉजी में, दैट इज आवर साइकोलॉजिकल टेस्ट, और हमारे मेथड होते हैं असेसमेंट के, इंटरव्यू वगैरह वगैरह। तो हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं कि आपने देखा कि गोलू है भाई, गोलू बैठा असेसमेंट करवाने, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट देने बैठा। आजकल बहुत चल रहे हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, तो गोलू देने बैठा एप्टीट्यूड टेस्ट, और उसने एप्टीट्यूड टेस्ट जब दिया तो उसको पता चला कि उसकी मैथमेटिकल स्किल्स बहुत हाई हैं, उसकी मैथमेटिकल स्किल्स बहुत हाई हैं। तो ये साइंटिफिकली हमने मेजर कर लिया कि भाई गोलू के अंदर एट्रीब्यूट ये है कि उसकी मैथमेटिकल स्किल्स बहुत अच्छी है, ही इज मैथमेटिकली काफी इंटेलिजेंट, राइट। तो ये है साइंटिफिक। अब एक चीज देखो, जो मैंने आपको बताया था हम क्लास में बैठे बैठे सबको जज करते हैं, और दुनिया का काम है सारा जज करना, ये बात सबको हृदय में पता ही होनी चाहिए। नो, बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं। हमारी जो असेसमेंट है भाई, असेसमेंट 2 प्रकार की है, ठीक है जी। एक होती है इनफॉर्मल, ठीक है जी, अब ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा एनसीईआरटी में, और एक होता है फॉर्मल। लेकिन पॉइंट क्या है भाई, इनफॉर्मल वो होती है जो कि हम डेली बेसिस पे करते हैं, ठीक है जी। हम डेली बेसिस पे वही जो हमने गोलू के साथ किया था भाई, इतनी देर से हम गोलू को क्या मस्त परख रहे हैं यार, हमने कहा अरे वाह क्या लौंडा है यार, तो ये हमने गोलू को इनफॉर्मली जज कर लिया। लेकिन अगर गोलू को हम लेके गए किसी साइकोलॉजिस्ट पे या साइकियाट्रिस्ट पे, तो उसने उसको इतने सारे टेस्ट करवाए, इंटरव्यू लिया, पर्सनल रिपोर्ट जो करवा सकता था वो कर लिया, सेल्फ रिपोर्ट सॉरी, और उसको कहेंगे हम फॉर्मल। तो फॉर्मल को कुछ नाम भी तो होना चाहिए कि हम कैसे कहेंगे कि किसी ने उसको फॉर्मली जज किया। भाई मैंने भी तो जज किया, उसे असेस किया, तो वो कैसे फॉर्मल हुआ। अगर उसका जो मेथड यूज हो रहा है, आपने क्या किया, आपने दूर खड़े हो गए अपने ऐसे, अरे वाह यार क्या बात है लौंडे बहुत बढ़िया कर रहा है, ये फॉर्मल असेसमेंट नहीं हुई, क्योंकि आपके पास 3 चीजें नहीं थी। आपका जो मेथड था इट वॉजंट ऑब्जेक्टिव, अब ये 3 शब्द आएंगे जो पूरा 1 साल तक बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो ध्यान से सुनो। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, आपने वो देखें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन क्या होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्यों कहा जाता है, फॉर अ वेरी बिग फैक्ट कि अगर एक बच्चा सही करेगा तो भी वो एक ही क्वेश्चन का आंसर टिक करेगा, ऑप्शन नंबर ए टिक करेगा, अगर दूसरा सही करेगा तो दूसरा बंदा भी ए ही टिक करेगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ी मिक्सिंग हो जाएगी,
समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव आपका जजमेंट ऐसी है कि चाहे एक साइकोलॉजिस्ट करे या दूसरा साइकोलॉजिस्ट करे, दोनों कहेंगे कि हाँ भाई गोलू जो है वो हमारा इंट्रोवर्ट है या गोलू हमारा एक्सट्रोवर्ट है। समझे मेरी बात? ये होती है बात हमारा ऑब्जेक्टिव होना, कि चाहे एक बंदा असेस करे चाहे दूसरा बंदा असेस करे, बात आप एक ही आओगे कि हाँ यही है। ऑन द अदर हैंड सब्जेक्टिव कैसा होता है? सब्जेक्टिव वही होता है भाई गोलू मुझसे अच्छे से बात करता है तो गोलू अच्छा इंसान है, गोलू की किसी से लड़ाई हो गई तो वो क्या होगा? गोलू बुरा इंसान हो गया। ये होती है हमारी सब्जेक्टिव। दूसरी चीज देखते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव और दूसरा शब्द आपको दिख रहा होगा स्टैंडर्डाइज्ड। अरे मेरे भाई ये क्वेश्चंस आपको वाइवा में आएंगे बहुत इंपॉर्टेंटली 3 शब्द पे। स्टैंडर्डाइज क्या होता है? आपके पास एक पूरा प्लान है, आपके पास एक पूरा प्लान है कि हम पहले गोलू को बिठाएंगे, हम गोलू को एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट देंगे, हम उससे ये क्वेश्चन पूछेंगे, हम उससे आंसर लेंगे, हम उसे एक पर्टिकुलर स्कोरिंग की से जज करेंगे, हम एक पूरा टेस्ट क्रिएट करेंगे गोलू के लिए, हम उसको पूरा बता रहे हैं। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, राइट? और अगर आपको स्टैंडर्ड तरीका नहीं है तो वही आप फिर से खड़े हो गए कॉरिडोर में, क्या बात है यार, बड़ा अच्छा काम करता है। दिस इज नॉट स्टैंडर्डाइज। आप कहीं पे भी खड़े होकर कभी भी देख सकते हो, तो दैट इज नॉट अ स्टैंडर्डाइज थिंग। स्टैंडर्डाइज फिर से समझो कि आपके पास एक पर्टिकुलर तरीका है, आपके पास एक पूरा तरीका है कि मैं पहले ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। आपके पास एक स्टैंडर्डाइज लिस्ट है कि मेरे को ऐसे ही करना है। और तीसरा शब्द इससे बड़ा मिलता जुलता सा है, विच इज ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड क्या होता है यार? आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करो। एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर हमारा, और एक दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आप जानते हो आजकल बहुत चल रहा है। मतलब क्या है ऑर्गेनाइज? मतलब ये है कि आपके पास वही है, एक पूरा एनवायरनमेंट है जहां पे आप जज करोगे, आपके पास एक पूरा सेटअप है जिसमें आप गोलू को आके बिठाओगे, काम करवाओगे। एक आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आप ये सब काम करोगे, राइट? आपके पास एक पूरा तरीका है विद स्ट्रक्चर। ये दोनों शब्द बड़े इंटरमिंगल से होते हैं, तो आपको इसे ध्यान से हृदयपूर्वक याद करना है मेरे भाई। और ये होती है आपकी असेसमेंट। आखिर में क्या है? आखिर एक आपका जो बड़ा सा पैराग्राफ आता है उसमें हम ये कहते हैं कि भाई अब हमने क्योंकि गोलू को असेस कर लिया है, अब हम गोलू को असेस क्योंकि हमने कर लिया है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं गोलू का फ्यूचर बिहेवियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम गोलू का फ्यूचर बिहेवियर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये कैसे? ये हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई वही बात हो गई, आपने एप्टीट्यूड टेस्ट लिया, आपने कॉमन सी बात है, मान लो गोलू को लेके गए साइकोलॉजिस्ट पे और आपका साइकोलॉजिस्ट ने टेस्ट किया कि गोलू आपका इंट्रोवर्ट है कि नहीं, और उसने पाया कि गोलू एक इंट्रोवर्ट है। ठीक है जी, बात हमने अभी तक एग्जाम्पल उल्टा कर दिया। मान लो एक्सट्रोवर्ट है, चलो मान लो गोलू एक एक्सट्रोवर्ट है, तो एक्सट्रोवर्ट है तो क्या होगा? आपने प्रिडिक्ट क्या करना है कि मान लो क्लास असेंबली हो रही है और टीचर ने पूछा कि भाई कौन लीड करेगा इस ग्रुप को। ठीक है जी, कौन ये लीड करेगा? तो आप सोचोगे, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि गोलू विल बी वन ऑफ द मेंबर्स जो कहेगा कि हाँ मैं लीड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा वो, क्योंकि आप जानते हो कि वो बातचीत अच्छी करता है, काफ़ी ओपन टू ऑल है ना। अगर कोई बात करे, आपने प्रेडिक्ट करना है कि मान लो आपका कोई क्लास का प्ले है और कहा गया है कि डायरेक्टर कौन बनेगा, पूछा गया कि डायरेक्टर कौन बनेगा, तो मैक्सिमम चांसेस ये है कि गोलू कहे कि मैं बनूंगा। ये आपने प्रेडिक्ट कर लिया, मैंने प्रेडिक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि हमने साइकोलॉजिस्ट से बात करी थी, उसने ऑब्जेक्टिव तरीका, स्टैंडर्डाइज तरीका और ऑर्गेनाइज तरीका इस्तेमाल करके ये बताया कि ही इज एन एक्सट्रोवर्ट। तो मैंने प्रेडिक्ट किया उसका बिहेवियर आगे आने वाले आउटकम्स में, राइट? तो ये थी हमारी बात असेसमेंट की। आखिर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ऊपर के पैराग्राफ में, जो कि सम डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट से ऊपर है, और ये इटैलिक्स में, इटैलिक्स वाली लाइंस को कभी नहीं छोड़ना। ऐसे ऐसे आती है डेफिनेशंस। साइकोलॉजिकल असेसमेंट यूजेस सिस्टमैटिक टेस्टिंग। ठीक है जी, टेस्टिंग प्रोसीजर्स टू एवेल्युएट एबिलिटीज, बिहेवियर एंड पर्सनल क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल। भाई साहब, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिस्टमैटिक टेस्ट यूज करे हैं। समझा? जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सट्रोवर्ट है तो हमने टेस्ट यूज किया था। इसकी बात हम बाकी का करेंगे इन द लेक्चर नंबर 2 ऑन आवर चैनल। तो अगर आपको अभी तक समझ आया तो यार प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा साइकोलॉजी के बच्चों में फैलाओ यार। और अगर कुछ सजेशन है तो प्लीज़ दो, और कुछ भी समझ आया है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ नीचे जाके कमेंट ज़रूर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।